बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरियंस। यकीनन आप खैरियत से होंगे, एस्पायर की क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज ये मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ आज केमिस्ट्री का मज़ीद एक लेक्चर 32 पढ़ेंगे। आज ये देखते हैं हमने जो आज टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है एवोगैड्रोज़ लॉ। एवोगैड्रो के मुतालिक हमने चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ा था। एवोगैड्रो ने क्या कहा कि एक मोल होता है और उसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कितने होते हैं, वो हमने कहा एवोगैड्रो होते हैं और वो कितनी वैल्यू थी 6.02 × 10⁻23। अच्छा, आज इसी बात से शुरू करेंगे कि एवोगैड्रो लॉ को हम एक नए तरीके से पेश करेंगे। एवोगैड्रो ये जनाब वो शख्सियत है जो चैप्टर 1 में भी मैंने आपको दिखाई थी और इसका नाम एवोगैड्रो है। और ये क्या कहता है जनाब, ये एक सिलेंडर ले लें और ये भी एक सिलेंडर ले लें। अब ये जो दो सिलेंडर हैं यहाँ पे टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। प्रेशर नहीं ज़्यादा करना आपने, या ना यहाँ पे करना है और ना टेम्परेचर चेंज करना है। जब दो वॉल्यूम सेम होंगे तो कहता है अगर वॉल्यूम सेम हो तो इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो हैं, और इसके अंदर भी कितने हैं, एवोगैड्रो हैं। मिसाल लीजिए मैं 1 मोल की बात करता हूँ कि यहाँ 1 मोल गैस है तो 1 मोल ही यहाँ पे गैस है। इसका मतलब आपके ज़हन में ये आ रहा है कि 1 मोल जो गैस है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो 22 लीटर, मतलब ये भी 22 लीटर, मतलब 22.414 और ये भी 22.414। ये वॉल्यूम जो है अगर दोनों का सेम हो तो कहता है इसमें भी मॉलिक्यूल्स उतने होंगे, इसमें भी मॉलिक्यूल उतने ही होंगे। शर्त यह है कि टेम्परेचर और प्रेशर को तंग नहीं करना। तो आए इस बात को दूसरे अंदाज से पेश करते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। ये थोड़े दिन पहले भी एक लेक्चर के अंदर मैंने बताया था जब जनरल गैस इक्वेशन पढ़ाई थी कि हम जितने मोल्स ज़्यादा करते जाएंगे, जितने मोल ज़्यादा करते जाएंगे असल में उतना वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लिहाजा अगर आप मोल्स की तादाद बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब मोल्स और वॉल्यूम आपस में इंटर रिलेटेड हैं। मतलब वॉल्यूम अगर सेम रहेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम रहेंगे। अगर हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप इंक्रीज करेंगे तो असल में वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल फर्क नहीं आएगा। आए देखते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। ये तो सादा बात है कि बर्तन है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स आप ज्यादा करते जाएं, जितने ज्यादा करते जाएंगे उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। अगर ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल की अलामत को हटाइए, कांस्टेंट लगा दीजिए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को नीचे ले जाइए तो V/N इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को नीचे से चेंज करूं, इस वैल्यू को चेंज करूं, ऊपर से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन ये सामने वाली वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या मतलब इसका कि नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 हो तो वॉल्यूम V1 है तो सामने वाली वैल्यू कांस्टेंट है, जबकि अगर नंबर ऑफ मोल्स में 2 कर दूंगा तो वॉल्यूम V2 हो जाएगा, लेकिन सामने वाली वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या मतलब कि जितने मोल्स इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। ये है एवोगैड्रो लॉ। और ये सामने एक तस्वीर नजर आ रही है, ये क्या कहती है कि अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और हाँ अगर नंबर ऑफ मोल्स 2 कर देंगे तो वॉल्यूम भी उसका डबल हो जाएगा। ऊपर प्रेशर को आपने तंग नहीं किया, ना ही टेम्परेचर को तंग किया है। तो लिहाजा अगर ये साइड बराबर है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। ये है एवोगैड्रो लॉ, उसकी स्टेटमेंट। और ये कब पेश किया एवोगैड्रो ने, ये मैंने आपको बता दिया है। आज ये देखते हैं इसके बारे में एक और बात करते हैं। 1 मोल ऑफ अ गैस हैज एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 1 मोल के अंदर हमने बताया था कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो होते हैं। इसका मतलब यूं कह लें कि 22.414, मतलब वही 1 मोल। अगर इतना वॉल्यूम हो STP पे तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो एवोगैड्रो होंगे, मतलब 6.02 × 10⁻23 होंगे। और हाँ इस बात को दूसरे अंदाज से पेश करते हैं कि 1 मोल किसी गैस का उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ा था। आज हम कह रहे हैं कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एवोगैड्रो। ये चैप्टर 1 के अंदर यहां तक बात पढ़ के आए हैं, लेकिन इसे नए अंदाज से पेश करते हैं कि मिसाल लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन का 1 मोल
मोल है तो उसके अंदर भी एसटीपी पे एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होंगे। अगर मेरे पास O2 का 1 मोल है उसके अंदर भी एसटीपी पे एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होंगे। और हां, अगर मीथेन का 1 मोल है तो उसके अंदर भी एसटीपी पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी भी गैस को ले लें उनके मॉलिक्यूल्स में फर्क होता है। मिसाल लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का साइज तो छोटा है, लेकिन जो हमारे पास मीथेन है वो 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, मतलब साइज बड़ा है। मतलब मैं कहूं कि ये कमरा है, इस कमरे के अंदर इतना ही बिल्कुल एक कमरा है, इसके अंदर फुटबॉल रख दीजिए। एक और बिल्कुल इसी साइज का कमरा है, उसके अंदर आप छोटे बॉल रख दीजिए। तो आपका क्या लगता है कि इसका मतलब ये कि यहां पे भी उतने ही फुटबॉल होंगे जितने उस तरफ बॉल होंगे? नहीं, आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। जो बॉल छोटा है वो ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन यहां पे हम बात किसी सॉलिड चीज की नहीं कर रहे, किसी क्लोज पैकिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गैसेस की। आपने ये बात याद रखनी है, स्टेटमेंट के अंदर इक्वल वॉल्यूम के साथ आपने गैस का जुमला जरूर बोलना है। अगर गैस का लफ्ज नहीं बोलेंगे तो बात गलत हो जाएगी। मतलब बात गैस की है। गैस के अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 300 गुना ज्यादा दूर होता है उसके साइज की निस्बत। मतलब ये एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान में फासला पता है कितना? इसके साइज की निस्बत 300 गुना ज्यादा। तो लिहाजा ये मॉलिक्यूल अगर इतना मोटाई वाला भी हो जाएगा, इतना बड़ा भी हो जाएगा, तो वो साथ वाले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो कमरा नहीं फटेगा। हाँ, अगर वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे? सेम होंगे, उनकी तादाद सेम होगी, बशर्ते के एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर रखना है। तो आइए इस बात को मैं एक नए अंदाज से पेश करता हूं कि मिसाल लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका मास देखें 2 है। अगर मेरे पास इसका 1 मोल है तो वॉल्यूम 22.414 और मॉलिक्यूल्स कितने? एवोगैड्रो। हाँ, अगर मेरे पास O2 गैस है तो उसका मास कितना? 32 ग्राम। अगर इसके अंदर देखा जाए तो वो भी मॉलिक्यूल्स कितने? एवोगैड्रो। हाँ, अगर मेरे पास मीथेन गैस है तो उसका मास कितना होता है? 16 ग्राम। मतलब कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का एक करके 4 दफा मिलाएं तो कितना हुआ? 16 हो गया टोटल। तो इसका मतलब ये हुआ इसका भी अगर 1 मोल हो वॉल्यूम, इसका भी 22, उसका भी 22, उसका भी 22, इसमें भी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, उसमें भी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल। ये है एवोगैड्रो लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मैस है या साइज है ये दोनों वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करते। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि मॉलिक्यूल्स 300 गुना ज़्यादा दूर होते हैं उनके साइज, उनके डायमीटर की निस्बत। यहाँ पे हमने बात की मैस की और साइज की बात मैंने आपको वैसे बता दी है कि ये दोनों वॉल्यूम के ऊपर अफेक्ट नहीं करते। आज ये इस बात को हम कहते हैं, एक नए अंदाज से पढ़ते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब अगर किसी गैस का हो तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 2.68 × 10⁻²2। ये कैसे आया है मैं आपको सादा सा तरीका बताता हूं। ये मैंने लिख भी दिया है लेकिन आपको समझाते चलूं। मैंने अभी भी कहा था कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो तो इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं? 6.02 × 10⁻23। अच्छा, अगर मैं यहां पे 1 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू लेनी हो तो क्या करूंगा? इसको उठा के इधर नीचे ले जाऊंगा। मतलब ये जो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हैं इसे मैं डिवाइड कर दूंगा किस पे? 22.414 पे। तो ये जो जवाब आएगा 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर वो इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2.68 × 10⁻22। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 22 लीटर के अंदर एवोगैड्रो मॉलिक्यूल हैं तो 1 लीटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं? वो जो टोटल मॉलिक्यूल थे उनको वो सारे वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें। मतलब ये 22 लीटर है, इसके अंदर एवोगैड्रो हैं, तो 1 लीटर के अंदर कितने होंगे? वो एवोगैड्रो को उस 22 लीटर पे डिवाइड कर दीजिए तो 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये एमसीक्यू के तौर पर आपने याद रखनी है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब हो किसका? 0 मतलब हाइड्रोजन गैस का ले लें, इसी तरीके से O2 का ले लें, इन दोनों का मास डिफरेंट है। ये दोनों का मास डिफरेंट है। थोड़ी देर पहले पूरे 1 मोल का मास बताया था, यहां पे हमने
एक डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से बताया है, लेकिन इन दोनों का मैस डिफरेंट है, मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब, ये क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब। एक्सरसाइज के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपने खुद करने हैं, बात को ध्यान से सुनते जाएं कि वो भी 1 डेसीमीटर क्यूब, वो भी 1 डेसीमीटर क्यूब। एसटीपी पे जब दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी क्या होगी, वो सेम होगी। और वो अभी बताया कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, अभी बता के आया हूं 2.68 इंटू 10 की पावर 22। अच्छा, वो हमने वैल्यू बताया था कि कैसे निकाली। यहां पे ये मैस वाली बात कर दी है, ये मैं बताता चलूं कि कैसे है। अच्छा, दोनों के अंदर मॉलिक्यूल तो सेम हुए, ये मैस कैसे लिखा हुआ है? हाइड्रोजन का मैस आपको पता है ना, 1 मोल का कितना होता है। ये नहीं, मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है अगर 1 मोल है तो इसका मतलब ये हमारे पास H का मैस 1 होता है, दूसरे का भी 1 होता है। अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं 1.008 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो मैस बनता है 2.016 ग्राम। इसका मतलब ये 1 मोल है। अगर ये 1 मोल है हमारे पास, उसका मैस ये है, तो ये कितना वॉल्यूम है इसका भला? इसका वॉल्यूम है हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 22 लीटर है, अगर मेरे पास 22 लीटर है तो उसका मैस ये है, ये लें, ये हाइड्रोजन की बात है। मैंने जानबूझ के 22 को इस साइड पे लिखा है, 22.4 को। इसके बाद जो मैस है उसको इस साइड पे लिखा है, क्योंकि मैंने कहा था जिसको मालूम करना है उसे हमेशा किस साइड पे लिखना है, राइट साइड पे। तो ये मैस कैसे निकला, मुझे मैस मालूम करना है, इसलिए मैंने मैस को इस साइड पे लिख लिया। लिहाजा अगर 22 लीटर हो हाइड्रोजन का, मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, तो उसका मैस इतना है, मतलब 1 मोल का मैस। तो अगर 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए ये वैल्यू निकालनी हो तो ये कैसे निकलेगी? ये जो 2.016 है, 2.016 है, इसको डिवाइड कर दीजिए किस पे, 22.414 पे, तो लो उसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास अगर 22 लीटर के अंदर 2 मैस है तो 1 लीटर के अंदर कितना होगा, उस जो मैस है उसको आप क्या करें, डिवाइड कर दें किस पे, 22.414 पे। इस तरीके से ये मैस आ जाएगा। ये किसका मैस आया भला? ये हाइड्रोजन का मैस आया। हाँ, इसी तरीके से अगर आपने O2 का निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, ये हमारे पास हाइड्रोजन का मैस आ गया। अगर O2 का निकालना हो तो O2 के 1 मोल का मैस कितना होता है, 32। ये लें, आपकी आसानी की खातिर ज़िंदगी में ये भी चलें आपके साथ काम करता चलूँ, ये बता देता हूँ मैं आपको कि ये कैसे आया है। ये लें, ये मैस जो इतना आया है ये कैसे आया है। आपको पता है ना कि 22 लीटर हो, 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो ऑफ O2, तो मतलब 1 मोल का वॉल्यूम। तो 1 मोल का मैस बताइए O2 का कितना है, 1 O का कितना होता है 16, तो O2 का कितना हुआ 32 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 22 लीटर का ये है तो 1 डेसीमीटर क्यूब का कितना होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब का। तो इसको उठा के इधर नीचे ले जाएं और इसे मतलब डिवाइड कर दें, 32 को डिवाइड कर दें किस पे, 22.414 पे। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका, वो ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ये है हमारे पास मैस ऐसे आया। बताना सिर्फ आपको ये था कि दोनों का 1 डेसीमीटर क्यूब, आप देखें ज़रा, इसका भी 1 डेसीमीटर क्यूब और इसका भी 1 डेसीमीटर क्यूब, इसका मैस अलग, इसका मैस अलग, दोनों का साइज भी अलग, मैस भी अलग, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो एसटीपी पे दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी क्या होगी, सेम होगी। ये बात हमने क्या पढ़ी, एवोगैड्रो लॉ पढ़ी। इसके बाद हम छोटी सी बात और करते हैं जो इसमें आपने ख्याल रखना है कि हालांकि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो 16 टाइम्स हैवियर है, मतलब हाइड्रोजन का मैस कितना है 2, तो जबकि ऑक्सीजन का मैस कितना है 32, मतलब 16 टाइम्स उससे हैवियर है, लेकिन बावजूद इसके वो उसके वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि 300 गुना ज़्यादा दूर है। ये बात मैंने आपके सामने लिख दी है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो करीबन 300 टाइम्स फार अवे फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल्स। आज ये इसके बाद हम एक और बात बताता चलूँ जो बुक में नहीं है कि एवोगैड्रो लॉ की एग्जांपल लेते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं। मिसाल लीजिए कि ये हम सांस ले रहे हैं, ये जो लंग्स हैं ये फैल रही, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जितने मोल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं गैस के, जितने मोल्स आप अंदर और लेके जा रहे हैं, इसका मतलब उतने वो लंग्स क्या करते जाएंगे, फैलते जाएंगे, मतलब वॉल्यूम फैलता जा रहा है।
लिहाजा मोल्स इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है। लिहाजा वॉल्यूम अगर सेम हो तो इसका मतलब उसके अंदर मोल्स भी सेम है, मतलब नंबर ऑफ मालिकूल्स भी सेम है, लेकिन शर्त है एट STP। ये बात आप लंग्स के लिए ले लीजिए या फिर आप ये बैलून्स के लिए ले लीजिए, जिसके लिए मर्जी ले लीजिए। इसका मतलब हमें एक और बात समझ आ गई है कि अगर हमारे पास किसी शय का वॉल्यूम V1 मालूम हो, उसके मोल्स के तादाद मालूम हो, और हमारे पास वॉल्यूम V2, मतलब ये मेरे पास एक वॉल्यूम है, मुझे पता है इसके अंदर मोल कितने हैं, मुझे ये भी पता है। हाँ, आपने इसका वॉल्यूम इतना कर दिया, मतलब वो पता नहीं कैसे हो गया, आपने इसके अंदर कुछ गैस फेंकी, वो यहाँ पे हो गया। अगर वो वॉल्यूम जो V2 है, अगर आप मुझे वो भी बता दें कि वो पहले वॉल्यूम कितना था, अब कितना है, और पहले मोल कितने थे, तो हम आपको बता देंगे ये वाली वैल्यू, मतलब अब आपने इसके अंदर कितने मोल्स और डाले हैं। मतलब अगर यहाँ से 3 फैक्टर मालूम हो तो हम चौथा फैक्टर मालूम कर सकते हैं। लिहाजा ये है एवोगाड्रो लॉ की एप्लीकेशन। आज ये एक और छोटी सी बात पढ़ते हैं। इस शख्सियत को आप जानते हैं, मैंने पहले दिन इस शख्सियत को आपको दिखाया था। ये डाल्टन साहब हैं। ये क्या कहते हैं, ये इन्होंने एक लॉ पेश किया और मैंने आज आपके लिए एक लफ्ज़ चुन के लाया हूँ। लिखा है कि दिस एम्पिरिकल लॉ, ये ना एम्पिरिकल क्यों कहा भला? एम्पिरिकल लॉ इसलिए कह दिया कि एम्पिरिकल का लुग़वी माना डिक्शनरी में जो माने होता है वो ये होता है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास मतलब आम सेंसेस से बात ली जाए, मतलब मुझे गर्मी लग रही है, मैं कहूँगा कि हाँ धूप है। मतलब मुझे अगर यहाँ पे गर्मी लगी तो मेरी सेंसेस बता रही है पीछे कोई हीटर पड़ा हुआ है। ये जो बात सेंसेस से की जाए ना, मतलब वो कितनी सादा बात न्यूटन वाली कि जनाब धक्का लगाओ, फोर्स लगाओ तो चीज़ मूव करती है। न्यूटन का सेकंड लॉ आपने यही पढ़ा ना कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो वो मूव करती है, एक्सेलरेट करती है। सिंपल बात ना कि आप घर में बैठे मैं आपसे कहूं कि जनाब धक्का लगाएं चीज़ आगे जाती है, ये लॉ है। मतलब ये लॉ सेंसिस से सादा तरीन बात है। ऐसा लॉ जो सेंसिस से महसूस कर सके उसे एम्पिरिकल लॉ कहते हैं। खैर ये सादा सा एक लॉ है, एम्पिरिकल लॉ है। तो ये जॉन डाल्टन ने पेश किया। कब पेश किया? 1801 में पेश किया और इसे 1802 में पब्लिश कर दिया गया। ये किसके मुतालिक है? आइडियल गैसेस के मुतालिक। बड़ा ही सादा लॉ है। इतना सादा लॉ है। क्या लॉ है? आज ये बताता हूं कि क्या लॉ है। कहता है जनाब ये सारी हवा है ना, इसका प्रेशर, मतलब इस कमरे के अंदर हवा है, दीवार के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो इस हवा के अंदर मौजूद वो तमाम गैसेस का प्रेशर जमा कर लें। यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसका प्रेशर, नाइट्रोजन है, उसका प्रेशर, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वाटर वेपर्स हैं, जो भी है इस हवा के अंदर तमाम गैसेस का इंडिविजुअल, पार्शियल, मतलब पार्शियल मीन जुज, पार्ट मीन हिस्सा, उनका जाती, इंडिविजुअल मीन इनफरादी, उनका अपना अपना, वो तमाम प्रेशर जो उनके अपने अपने प्रेशर हैं उनको जमा कर लिया जाए तो ये टोटल हवा का प्रेशर बन जाएगा। सादा तरीन लॉ है। ये है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये इसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दिया। इसमें बड़ा ज़रूरी लफ्ज़ ये है कि नॉन रिएक्टिंग गैसेज, नॉन रिएक्टिंग मतलब यहाँ पे जो गैसेज हैं वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रही। ये नहीं कि आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन लें और थोड़ा सा टेम्परेचर दें, वो तो आपस में मिल जाएंगे, वाटर बन जाएगा। वाटर वेपर का प्रेशर और है, दोनों गैसेज का जो मिक्सचर है उसका प्रेशर और है। लिहाजा शर्त यह है कि ये जो हवा में मौजूद आप बात कर रहे हैं गैसेस की, वो नॉन रिएक्टिंग हैं, वो खास टेम्परेचर और प्रेशर पे बात कर रहे हैं कि वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रही। तो लिहाजा टोटल प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। आज ये इस बात को हम एक और तरीके से देखते हैं। ये आपके सामने मैंने मिसाल दे दी, कितनी प्यारी मिसाल है। हवा, अगर तमाम ऑक्सीजन का प्रेशर है, ये नाइट्रोजन का प्रेशर है, आर्गॉन का, वाटर वेपर्स का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सबका प्रेशर जमा कर लें तो वो किसका प्रेशर आता है? एयर का प्रेशर आ जाता है। टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है? तमाम जितनी भी गैसेज हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेज, उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स का अगर सम कर लें तो टोटल प्रेशर निकल आता है। ये हमारे पास एक और एग्जांपल दी, बड़ी कमाल एग्जांपल है, इंतहाई कमाल एग्जांपल है। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर टोटल प्रेशर 760 टॉर है, मतलब 1 ATM है। तो ये कैसे आया? अगर फ़र्ज़ करें इसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है और कुछ दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, अगर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गैस मौजूद है, आर्गन वगैरह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर नाइट्रोजन हमारे हवा में कितने % होती है? बोला 77%, करीबन 78 होती है, 78 कह लें या 77 कह लें, पॉइंट्स में फ़र्क होता है। तो 77/100 मल्टीप्लाइड बाई 760, तो इसका मतलब इसका जो प्रेशर है वो करीबन 585 है इस सिलेंडर के अंदर। इसका मतलब इस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? ऑक्सीजन है कितने %? 21%। तो टोटल कितना है? 100, मतलब
परसेंट हमेशा कितने में से होती है, 100 में से। तो मैंने क्या किया, 21/100 और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, टॉर से, मतलब 760 से। तो ये इसका मतलब इस बड़े सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 160 टॉर। इसी तरीके से इसके अंदर कुछ अदर और कुछ वाटर वेपर्स का प्रेशर कितना है वो, और नीचे टोटल और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 760 से। इसका मतलब इसके अंदर 15% जो प्रेशर है वो किसका है, ये वाटर वेपर्स का और कुछ दूसरी हल्की सी जो मौजूद गैसेस हैं उनका। ये बात आपको समझाने का मतलब ये था कि इसका प्रेशर, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, तीनों का प्रेशर जब हम जमा कर लें तो ये टोटल प्रेशर निकल आता है। ये है क्या, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज ये एक बात और तरीके से देखते हैं। मिसाल लीजिए 4 सिलेंडर ले लिए हमने, 4 सिलेंडर हैं, वॉल्यूम सेम है, और फ़र्ज़ करें वो वॉल्यूम आपने 10 डेसीमीटर क्यूब ले लिया, 3 गैसेस ले ली, एक हाइड्रोजन ले लें, एक मीथेन ले लें और एक ऑक्सीजन ले लें। तीनों के अंदर अलग अलग ले लें। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ले ली, इसी तरीके से मीथेन ले ली, ऑक्सीजन ले ली। अब इसका हम कहें प्रेशर जो है, एक का 400 है, दूसरे का 500 है, तीसरी का 100 टॉर है, तो सबको जमा कर लें तो टोटल कितना बन जाएगा, 1000 टॉर बन जाएगा। सिंपल कि तमाम अगर गैसेस का ज़ाती इंडिविजुअल प्रेशर जमा कर लिया जाए तो टोटल प्रेशर बन जाता है। आज ये देखते हैं कि टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे। आपके सामने मैंने इक्वेशन लिख दी कि हमारे पास टोटल प्रेशर किसके होगा, ये जो P है ये थोड़ी सी सिंबल हट के बनाई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उनका ज़ाती अपना अपना प्रेशर, और हमने सबको जमा कर लिया तो टोटल प्रेशर निकल आया है। ये हमारे पास एक और बात करते हैं जो ज़रूरी है कि ये सारी की सारी गैसेस क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। हाँ, और नॉर्मल कंडीशन में ये सारी इंडिपेंडेंट, नॉर्मल कंडीशन मीन ये नहीं कि आप टेम्परेचर प्रेशर एक ख़ास ज़्यादा करें वो तो फिर रिएक्ट कर जाएंगी। हाँ, इंडिपेंडेंट मीन अगर इस कमरे में सारी की सारी गैसेस हैं तो वो अपना अपना ज़ाती प्रेशर उस गैस जो दीवार है, जो उस सिलेंडर की दीवार है उसके ऊपर वो अपना अपना प्रेशर लगा रही हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये अगर दीवार की सतह है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के मालिक्यूल अपना प्रेशर लगा रहे हैं, उसके तरीके से ऑक्सीजन के प्रेशर अपना है, इस तरीके से जो मीथेन है उसके मालिक्यूल्स अपना प्रेशर लगा रहे हैं। हर कोई अपने हिसाब से ही प्रेशर लगा रहा है, लिहाजा टोटल प्रेशर क्या रहेगा, उन सब के प्रेशर को जमा कर लीजिए। मतलब हमारे पास जो मालिक्यूल है हर एक गैस के, उनके पास हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास बराबर ये मौका है कि कोई भी जाएगा दीवार के साथ टकराएगा, हर किसी का अपना एक प्रेशर है। और आप क्या करें, वो इंडिपेंडेंट प्रेशर है, उन सबको जमा कर लीजिए प्रेशर को, तो टोटल प्रेशर निकल आएगा। और प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, सबसे एंड पे मैंने क्या दिया, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया, मतलब ये मेरे पास इतने एरिया के ऊपर कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स, कितनी फोर्स लग रही है, कितना जोर लग रहा है, वो क्या होता है, वो प्रेशर होता है। ये मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, सिलेंडर की दीवार के ऊपर जिसके अंदर वो गैसेस मौजूद हैं, वो उस सिलेंडर की दीवार के ऊपर। तो आज ये हमारे पास एक छोटी सी बात और करते हैं, जनरल गैस इक्वेशन को, मतलब हम जो PV = nRT पढ़ी थी उसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे आपको याद है हमने कहा था PV = nRT, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करूँ तो प्रेशर ये किसका, हाइड्रोजन का, तो नंबर ऑफ मोल भी किसके, हाइड्रोजन के। हाँ, अगर आपने प्रेशर निकालना है तो वॉल्यूम को उठा के नीचे ले जाएं, इधर वॉल्यूम नीचे आ गया, इसका मतलब RT/V, मतलब इस सिलेंडर में टेम्परेचर और वॉल्यूम भी हमने क्या रख दिए, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ R पहले कांस्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम हमने रख दिया कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना होगा, जितने उसके क्या होंगे, मोल्स होंगे, वो उसी के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं ये बात किसके लिए, मीथेन गैस के लिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, PV = nRT, ये क्वेश्चन हमने पढ़ी है। तो अगर यहाँ प्रेशर किसका लिखा, मीथेन का, तो नंबर ऑफ मोल्स भी किसके, मीथेन के। इस वॉल्यूम को उठा के नीचे ले जाएं तो इसका मतलब ये हुआ, जब वॉल्यूम को उठा के नीचे ले गए तो टेम्परेचर और वॉल्यूम तो इसका भी उतना है, वॉल्यूम इसका भी उतना है, और टेम्परेचर को भी हमने तंग नहीं किया। तो R तो पहले ही कांस्टेंट है, तो RT/V क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है इसको हटा दें तो जितना प्रेशर होगा मीथेन का वो कितना होगा, जितने उसके क्या होंगे, मोल्स होंगे। लिहाजा अगर मैं कहूँ इस कमरे में 3 गैसेस हैं, तो अगर मैं कहूं इन 3 गैसेस में से मीथेन का कितना प्रेशर है, तो आप कहेंगे जितने मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स हैं।
जितने उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसी हिसाब से उसका क्या है, पार्शियल जाती अपना प्रेशर है। इसी तरीके से हम चौथी बात करते हैं कि ऑक्सीजन के लिए, तो ठीक वैसी ही बात हमने क्या की कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, जितने ऑक्सीजन के क्या होंगे, मोल्स होंगे। इन सब के अंदर RT और V क्या है, कांस्टेंट है। तो आइए जरा इसको अप्लाई करते हैं टोटल प्रेशर पे। टोटल प्रेशर में हाइड्रोजन का प्रेशर, मीथेन का प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर आए, सब की वैल्यू पुट करता हूं। अभी अभी आपको बता के आया मैं ये प्रेशर वाली इक्वेशन कि उसका प्रेशर कितना होगा जितने उसके मोल्स, मीथेन का कितना होगा जितने उसके मोल्स, ऑक्सीजन का कितना होगा जितने ऑक्सीजन के मोल्स आए, सब की मैं वैल्यू पुट करता हूं। तो आप यूं कहिए ना, RT और V तो मैंने सबके कॉमन ले लिया, तो आप यूं कहिए ना कि हाइड्रोजन के मोल, मीथेन के मोल, ऑक्सीजन के मोल, जितने टोटल मोल हैं उसी हिसाब से टोटल प्रेशर है। तो आइए हम कह सकते हैं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल मोल्स इनटू RT ओवर V। तो अगर मैं इसे सही तरीके से लिख दूं, इस V को वापस ऊपर ले जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा PV इज इक्वल टू NRT। तो ये देखिए हमारे पास जो PV इज इक्वल टू NRT का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास P टोटल, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या, टोटल। ठीक उसी तरीके से जब हाइड्रोजन का प्रेशर था तो हाइड्रोजन के मोल, ऑक्सीजन का प्रेशर था तो ऑक्सीजन के मोल, मीथेन का प्रेशर था तो मीथेन के मोल। तो सिंपल कहिए ना कि टोटल प्रेशर है तो टोटल मोल, जितने यहाँ पे तमाम गैसेस हैं उन सब के मोल, जितना प्रेशर लगा रहे हैं उन सब को जमा कर लीजिए तो टोटल प्रेशर निकल आएगा। ये क्या है, ये है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके बारे में अभी बहुत से फैक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज जो आपने याद रखना है, ये कुछ क्वेश्चंस आपने एवोगाड्रो लॉ क्या होता है ये याद रखना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट A, B और C। इसी तरीके से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट A जो हमने अभी पढ़ा है डाल्टन लॉ वाला, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये सारे का सारा एवोगाड्रो लॉ के मुतालिक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने खुद देखने हैं, इनका जवाब बनाने की कोशिश करनी है। वही जवाब है जो पीछे मैं आपको बता के आया हूँ। वो कहता है जनाब एक गैस है उसका भी 1 cm³ और एक दूसरी गैस है उसका भी 1 cm³ वॉल्यूम है, तो क्या उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है? आपने कहना जी सेम है। जब इक्वल वॉल्यूम हो STP पे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और उसे आपने एग्जांपल देनी है कि अगर 1 मोल हो तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगाड्रो होते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए ये वैल्यू निकालते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल कितने होते हैं 2.68 × 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल्स है। इसी तरीके से अगर आप 1 cm³ के लिए निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें, वो जो 1 डेसीमीटर वाली वैल्यू है उसे आप 1000 पे मजीद डिवाइड कर दीजिए तो उसका भी आंसर आ जाएगा। लीजिए हमारे पास आपके ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, और इसके साथ आपने अपना ख्याल रखना है। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू।